कौन सा प्रोजेक्ट है? अच्छा, कल रिपोर्ट जनरेट हुई थी? नहीं हुई थी ना सर? वैसे देखो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तुमको यूज़ करना है किसका? प्लगइन का, है ना? गुम्बर ऑप्शंस के अंदर प्लगइन इक्वल्स टू यहाँ यूज़ करना है प्रेटी, और इसके बाद HTML, क्योंकि जो रिपोर्ट बन रही है वो किस में बन रही है? HTML में। अगर तुम चाहो तो HTML में भी बना सकते हो, और चाहो तो JSON में भी बना सकते हो। अगर चाहो कि रिपोर्ट किस में आए? JSON में आए, तो यहाँ HTML की जगह क्या लिखोगे? JSON। और जो फाइल का नाम .html लिखो, इसकी जगह क्या लिखोगे? .json। तो जो रिपोर्ट बनेगी वो किस में बनेगी? JSON में बनेगी। ठीक है, JSON में, HTML में, दो तरह से तुम इसमें रिपोर्ट बना सकते हो। ये देखो, और ये रिपोर्ट देखो कल आई थी। अब जब भी चलाओगे तो रिपोर्ट आएगी। ओपन करो, ओपन विथ सिस्टम एडिटर, है ना? इसके थ्रू करो। तो ये टेस्ट, ये रिपोर्ट आई है, 2 टेस्ट केस चले हैं, दोनों पास हुए हैं, इसलिए बता रहा है क्या? 100% पास्ड। इसके बाद और क्या दिखा रहा है? 23 आवर्स एगो कल की रिपोर्ट होगी, है ना? 0.22 सेकेंड लगा था टोटल, कुछ ज़्यादा तो था नहीं उसमें, तो हमने सिर्फ प्रिंट की लाइनें डाली थी, तो फट से वो चल गया। किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला है, जावा का कौन सा वर्जन यूज़ किया है, गुम्बर का कौन सा वर्जन किया हुआ है, सारी डिटेल यहाँ आएगी। और साथ में यहाँ पे तुम्हारे फीचर का नाम आएगा और सिनेरियो का नाम आएगा जो रन हुआ। जैसे एक फीचर के अंदर 2 सिनेरियो रन हुए हैं ना। अगर 10 फीचर रन हुए होते तो यहाँ पे कितने आते फीचर? 10 फीचर आते, और इसके अंदर जो सिनेरियो होते वो आते। और ये क्या दिखा रहा है? पास। पास कब दिखाता है? क्वेश्चन उठता है। फेल कब दिखाता है? अगर वो सक्सेसफुली चल जाता, जब भी सिनेरियो बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी एरर के सक्सेसफुली क्या होता है? चल जाता है, तो उसी को ये कहता है कि क्या है? पास। जबकि हम तुम सोचते हैं पास कब होगा? जब उसमें एक वैलिडेशन लगाएंगे, इफ एल्स करके क्या करेंगे? मैच करेगा, मैच करेगा तो पास हो गया, मैच नहीं किया तो क्या हो गया? फेल हो गया। ये सब बातें ये नहीं जानता। इसका एक सीधा सा फंडा है कि अगर कोई सिनेरियो हम चला रहे हैं, अगर सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो सिनेरियो क्या है? पास है। और देखो सिनेरियो में डिटेल में 2 चीज़ें और भी आ रही हैं। क्या आ रहा है? गिवन और व्हेन, जो दोनों स्टेप्स थे, ये 2 स्टेप्स थे, ये दोनों चले हैं और पास हो। लेकिन उसके अंदर तुम क्या प्रिंट करा रहे हो, तुम क्या क्लिक करा रहे हो या क्या करा रहे हो, इसकी कोई डिटेल नहीं आती। ये बात याद रखनी है। बस ये सिर्फ इतना बताता है कि ये स्टेप चला और स्टेप क्या हो गया? पास हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई डिटेल और नहीं आएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, इवन और व्हेन करके 2 लाइनें थी, 2 स्टेप्स थे, दोनों क्या हो गए? चल गए। और लेकिन याद रखो अंदर प्रिंट करा रहे हैं या अंदर एक्चुअल कोड लिख दो, क्लिक कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं आई। इससे इतना बताएगा कि क्या हो गया? ये सिनेरियो पास हो गया है। सिनेरियो क्यों पास हो गया है? क्योंकि इसके सारे स्टेप पास हो गए। क्लियर है ये? अब एक चीज और देखते हैं, कौन सा सिनेरियो रन हो रहा है मेरा? ये फीचर चल रहा है, कल एक फीचर था ना, यही चला रहे थे ना। अच्छा, एक काम करते हैं, ध्यान से देखना। ये है गिवन नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट। मान लो इस स्टेप के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाए। क्या आ जाए? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब, जैसे अगर हम लिख दें, तुम्हें पता है ना, अगर लिखें इंट a बराबर 2/0, तो किसी को भी 0 से भाग देते हो तो क्या आता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। याद रखना, इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं, लिख देंगे ये लाइन कोड, इंट a इक्वल्स टू
1/0 या 10/0 और पूछेंगे क्या आंसर आएगा, तुरंत बोलना कि सर एक्सेप्शन आएगा, कोई आंसर नहीं आएगा। और एक्सेप्शन होगी कौन सी एक्सेप्शन? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से भाग देते हो तो जो आंसर होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट को कंप्यूटर कैसे लिखे? इस वजह से वहाँ क्या दे देता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अब एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा ध्यान से देखना एक चीज़, देखो हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ये लो चला दें। अब एक काम करते हैं, रनर को चला देते हैं। चल गया। तुम देख रहे होगे एक रेड कलर से आ रहा है और एक का कलर क्या है? ग्रीन है। पहली बात तो ये देखो, जो हम चला रहे हैं ये रनर है ना, याद रखना इसका नाम क्या है? ये जे यूनिट रनर है। क्या बोलते हैं इसे? जे यूनिट रनर है ये, याद रखना। तुमसे पूछेंगे तुम कौन सा रनर यूज कर रहे हो, तो कह देना हम जे यूनिट रनर यूज कर रहे हैं। और जे यूनिट का ये रिजल्ट है, देखो यहाँ जे यूनिट लिखा है ना, यहाँ बता रहा है 2 चले हैं और 2, एक पास हुआ है और एक फेल। अब एक काम करते हैं, उसमें आते हैं किस पे? अपने कुकुम्बर वाली रिपोर्ट। अब क्या बता रहा है देखो, 50% पास, 2 एग्जीक्यूट हुए हैं। अंदर डिटेल में जाओगे जरा देखो, तो देखो एक पास हुआ है और एक क्या हुआ? फेल। मतलब क्या है? अगर चलते हुए आपके टेस्ट केस में सिनेरियो के किसी स्टेप में कोई एक्सेप्शन आए, कोई एक्सेप्शन आए तो उस कंडीशन और वो एक्सेप्शन हैंडल्ड नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना। ये पता है ना सबको, आपको कि भाई चलते हुए कोई एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन क्या करेगा? ये थ्रो करेगा। और याद रख लेना कि अगर एक सिनेरियो के अंदर मान लो 10 स्टेप हैं, मान लो दूसरा स्टेप चला और दूसरे स्टेप की स्टेप डिफिनीशन में कोई चलते समय एक्सेप्शन आई, तो वो दूसरे स्टेप को क्या बताएगा? फेल बताएगा। और साथ में अब डिटेल देगा। पास की कोई डिटेल नहीं आ रही थी ना, लेकिन फेल होगा तो डिटेल आएगी, बताएगा। देखो साफ साफ तुमको बता रहा है, कई चीजें बता रहा है। कह रहा है कि ये फीचर है SF डॉट फीचर, इसकी भी 8वीं लाइन पे आ रही है। चेक कर लो 8वीं लाइन कौन सी है? यही है ना, इस पे आ रहा है। और डिटेल भी दे रहा होगा कि कोड की बात करो तो बता रहा है कि स्टेप डेफिनेशन कॉमन हुक्स वेरीफाइड डॉट का जो गिवन स्टेप है, हुक्स वेरीफाई क्लास डॉट जावा जो क्लास है उसकी लाइन नंबर कहाँ आ रहा है? 11 पे। देख लो हुक्स वेरीफाई क्लास के लाइन नंबर किस पे आ रहा है? 11। तो जब फेल होगा तब वो डिटेल देगा, पास होगा तो उसकी कोई डिटेल नहीं देगा। फेल होगा तो बताएगा भैया कौन से फीचर के इस सिनेरियो का कौन सा स्टेप फेल हुआ है और स्टेप डेफिनेशन में जावा फाइल में कहाँ कौन सी लाइन पे ये फेल हुआ। अब बात समझ में आई? तो अगर एक्सेप्शन चलते समय आएगी तो फेल होगा। लेकिन अब ध्यान से एक बात और समझ लो, वो ये कि यहाँ कितने स्टेप्स थे? 2। सर इसमें सिनेरियो 2 हैं, ये इस सिनेरियो में कितने स्टेप्स हैं? 2। पहला स्टेप क्या हो गया? फेल हो गया। तो याद रख लेना फिर दूसरा स्टेप नहीं चलेगा। अगर एक सिनेरियो के अंदर 10 स्टेप हैं, तीसरे पे वो फेल हो गया तो आगे ये 7 स्टेप चलेंगे नहीं। चलने का सेंस भी नहीं बनता भाई। सोचो हमारा तीसरा स्टेप कह रहा था मार्केटिंग अकाउंट पे जाओ, चौथा कह रहा है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। अगर तीसरा ही फेल हो गया तो चौथा चलेगा? इसीलिए कुकुम्बर चौथे को चलाता नहीं है। जब भी वो चलता है किसी सिनेरियो का कोई भी स्टेप फेल होता है तो उस स्टेप को क्या बता देगा? उस सिनेरियो को फेल बताएगा। सिनेरियो में बताएगा फलाने स्टेप फेल हो गया है और उसके आगे के स्टेप चलाएगा नहीं, कूद जाएगा कहाँ? दूसरे सिनेरियो। ऐसा भी मत सोचना कि बंद कर देगा, चलेगा आगे चलेगा, लेकिन उस सिनेरियो को के आगे के स्टेप नहीं चलाएगा। उस सिनेरियो को वही क्या कर देगा? वो स्टॉप करके अगले सिनेरियो को पिक करके उसे चलाना क्या करेगा? शुरू करेगा। इवन रिपोर्ट में इसीलिए देखो ये लाइन
न ग्रीन है और न रेड है, ये ब्लू है। इसका मतलब है कि ये स्टेप था तो, लेकिन चला नहीं, क्योंकि पहले ही एक स्टेप क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, उस स्टेप को आगे नहीं चलाया, जंप कर गया कहाँ, दूसरे सिनेरियो पे, दूसरा चलाया, देखो दूसरे में कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए देखो दूसरे की कोई डिटेल भी नहीं। याद क्लियर रही ये बात? तो याद रखना, कब फेल होगा तुम्हारा कुकुम्बर में, रिपोर्ट में कब फेलियर मिलेगा, या यहाँ जे यूनिट में भी देखो फेलियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, डिटेल आ रही कि नहीं, कब होगा, जब तुम्हारा चलते समय कोई एक्सेप्शन आए। लेकिन अगर सपोज यहाँ इसी लाइन को अगर हम डाल दे कहाँ, ट्राई कैच के अंदर, ट्राई कैच एक्सेप्शन, अब तो ट्राई में दिक्कत आएगी भाई, ट्राई कैच लग गया है ना, अब चला के देखो, अब कहेगा सब पास, क्योंकि तुमने एक्सेप्शन को क्या कर दिया, हैंडल कर दिया। देखो रन हुए दो, दोनों हो गए क्या, पास। और अब अगर ये रिफ्रेश करके रिपोर्ट देखो तो क्या दिखा रहा है, दोनों पास। क्लियर है ये बात? तो कब फेल होगा, जब कोई एक्सेप्शन आएगी तब, और अगर वो भी एक्सेप्शन तुमने हैंडल कर दी तब फिर फेल नहीं बताया, तब कहेगा जी क्या है ये, पास। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक चीज और देखते हैं। मान लो इसी में एक कोड लिखा है यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया ना, इसे कमेंट कर दें। अगर हम यहाँ लिखें int x = 10, ठीक है, फिर लिखें if x = 15, तब तो तुम कह रहे हो क्या, पास्ट, एल्स क्या, फेल, लिख दिया। अब चला के देखो, तो अब क्या होगा, फेल होगा कि पास होगा? देखो जरा ध्यान से इसको भाई, पहले भाई x = 10 है, तुमने कंडीशन लगाई है, अगर x 15 है तो पास प्रिंट करो, और अगर 15 नहीं है तो क्या करो, फेल। तो बताओ x तो 10 है ना, तो मैच तो करेगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, एल्स में, तो क्या बताएगा इसे, फेल ना। तो रिपोर्ट में क्या आएगा, फेल। ये देखो दोनों को बता रहा है क्या, पास। तो ये याद रखो, ये वो क्या जाने यार, तुम क्या इफ एल्स लगाते हो, उसमें क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इस बात को कुकुम्बर नहीं जानता। अब ऐसे इफ एल्स लगा के 10 वैलिडेशन लगा दो, 10 के 10 फेल हो जाए, लेकिन कुकुम्बर कहेगा सब पास है, क्योंकि कुकुम्बर कहता है कि अगर हम पूरा चला लिए तब टेस्ट केस का मतलब क्या हो गया, पास हो गया। तुम कह रहे हो हम इन पे इफ एल्स लगाए हैं, पास फेल किए, कहेगा भैया ये सब पहचानते नहीं है भाई, तुम क्या लगाए हो, तुम क्या चाहते थे, तुम्हारे लिए क्या पास है क्या फेल है, तो तुम जान रहे हो ना, ये कुकुम्बर को पता नहीं है, इसीलिए कुकुम्बर क्या बोलेगा, पास बोलेगा। याद रहेगी ये बात। इफ एल्स लगा के कोई भी वैलिडेशन करोगे, भले फेल हो रहा होगा, सेलेनियम तो कहे वो कुकुम्बर तो कहेगा हम तो पूरा चला लिए, चल गया, बात खत्म, ये क्या है, पास। फेल कब होगा ये याद रखो, जब तुम वैलिडेशन, ये बताओ चलाता कौन है इसको, रनर कौन सा रनर है, ये जे यूनिट रनर है ना, तो जे यूनिट देता है वैलिडेशन के लिए एक ऑप्शन। वैलिडेशन कैसे किया जाए, इसके लिए जे यूनिट एक क्लास बताता है, और उस क्लास का नाम है, जानते हो क्या, एसर्ट। क्या नाम है, एसर्ट। एसर्ट कौन सा यूज करना है, याद रखना, java.lang मत यूज करना, ये यूज करना org.ju। अगर इस क्लास का इस्तेमाल करो, ये क्लास में
कई मेथड्स आते हैं, बड़े ढेर सारे मेथड है ना। इसी का एक मेथड है जिसका नाम है एसर्ट इक्वल्स। ये एसर्ट इक्वल्स नाम के एक मेथड है, बहुत है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 13 मेथड है। 13 का नाम क्या है, सेम है ना। ये एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, ओवरलोडिंग का, कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के, एसर्ट क्लास के अंदर जे यूनिट वालों ने ढेर सारे मेथड सेम नेम के बताए हैं, लेकिन उनके पैरामीटर या आर्गुमेंट में क्या रखा है, अंतर रखा है। देखो, लेकिन दो के पैरामीटर मैच नहीं कर रहे होंगे, पैरामीटर सिग्नेचर सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, तभी ये पॉसिबल होता है। अब जैसे हम यहाँ ऐसे कॉल करते हैं एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, कोई भी एक कॉल करते हैं, यहाँ 2 इंट भेजना है ना, मान लो जैसे हम भेज दें, अब इसी एग्जाम्पल को ऐसे समझो, अब लिखें यहाँ 2 आर्गुमेंट भेजने पड़ते हैं। कौन सा मेथड है, एसर्ट इक्वल्स, यहाँ 2 आर्गुमेंट भेजने पड़ते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है क्या, एक्सपेक्टेड, और दूसरा होता है क्या, एक्चुअल। ध्यान से देखो, अच्छा पहला आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, डबल, एक्सपेक्टेड मांग रहा है, उसका टाइप देखो क्या है, डबल। दूसरा भी क्या मांग रहा है, डबल। अगर तुम्हें 2 डबल मैच करने हैं तब ये वाला मेथड चलेगा, अगर 2 इंट भेजोगे, लॉन्ग भेजोगे तो ये वाला चलेगा, ऑब्जेक्ट भेजोगे तो ये वाला चलेगा। इसीलिए बनाए गए हैं कि 2, मतलब मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 चीज़ें भेजनी है तुम्हें, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। अब अगर हम यहाँ भेज दें एक्सपेक्टेड x और एक्चुअल भेज दें, क्या मान लो 15, या ऐसा भेज दें एक्सपेक्टेड 15, एक्चुअल x में क्या है 10 है ना। अब बताओ, ये एसर्ट इक्वल्स मेथड जानते हो क्या होता है, इस मेथड के अंदर इन लोगों ने कोड लिखा हुआ है, और उस कोड में इफ एल्स लगा के ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को अंदर क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर मैच कर जाता है तो उसे पास बोलते हैं, मैच नहीं करता तो क्या बोलते हैं, फेल। अब चला के देखो जरा, अब जो चला देखो, एक फेल बताएगा और एक क्या बताएगा, पास बताएगा। जरा यहाँ चेक करके देखो, देख रहे हो, 2 चले, एक फेल हुआ है और एक पास हुआ है। फेल की डिटेल दे रहा, क्या क्या लिखा है कि एक्सपेक्टेड 15 है बट एक्चुअल कितना है 10। तो अगर तुम्हें वैलिडेशन करना है, चीजें मैच करनी है, तो इसके मेथड जे यूनिट की एसर्ट क्लास का यूज करके अगर इस वैलिडेशन लगाओगे, तब ये जानेगा कि कोई चीज पास हो रही है या फेल। तुम्हारा इफ एल्स ये नहीं पकड़ पाएगा। तो इसीलिए याद रखना, हम लोग जब कुकुम्बर यूज करते हैं, कुकुम्बर के साथ खास करके जे यूनिट रनर यूज करते हैं, तो जहां भी मेरे वैलिडेशंस होते हैं, वैलिडेशन हम करते हैं इस क्लास के सहारे, एसर्ट क्लास के सहारे। यहाँ से जब कोई चीज होती है, मैच करता है तो पास बोलता है, मैच नहीं करता तो क्या बोलता है, फेल। अब अच्छा, अगर यही लिख दें ऐसे कि अगर मान लो मेरा एक्सपेक्टेड भी क्या है 10 है, एक्चुअल x है, x भी क्या है 10 है, अब तो मैच करेगा ना। अब जरा रन करके देखो, अब दोनों को क्या बता रहा है, पास। यहाँ भी जाके देखोगे तुम्हें क्या बताएगा। अच्छा, एक चीज ये देख रहे हो, फेल की डिटेल आई है कि नहीं। याद रखना, फेल की डिटेल आती है, चाहे वो एक्सेप्शन आए तब फेल हो, चाहे वो एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स का यूज कर रहे हो उसकी वजह से फेल, किसी भी वजह से फेल हो, दोनों केस में एक्सेप्शन डिटेल आएगी। लेकिन अब जरा रिफ्रेश करते हैं, इस बार तो दोनों पास हो गया था। अब देखो क्या बता रहा है, दोनों पास, जो पास हुआ उसकी डिटेल आई है, जबकि एक एसर्ट पास हो गया है ना, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स क्या हो गया है, मैच कर गया है ना, पास हो गया है ना। तो याद रखना, ये पास की डिटेल नहीं देता, ये नहीं बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड 10 था, एक्चुअल 10 था इसीलिए पास है, ऐसा कुछ बोला ये नहीं, क्योंकि पास की डिटेल ये लोग नहीं देते। डिटेल किसकी देते हैं, फेल। फेल के केस में बताएंगे कि भैया एक्सपेक्टेड ये था, एक्चुअल ये था, इसलिए क्या हुआ है, फेल हुआ है। या
चलते समय ये एक्सेप्शन आई है इसीलिए क्या हुआ है, फेल हुआ है। लेकिन अगर कुछ पास होगा तो उसकी डिटेल नहीं देंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये यूजलेस है। मान लो हम 500 टेस्ट केस चलाए शाम को, सुबह आए देखे 470 टेस्ट केस पास हो गए, 30 फेल हो गए, तो 470 में हम झांकेंगे ही नहीं यार। क्यों झांके जब वो चल गया है? हम सिर्फ उन्हीं 30 के ऊपर ध्यान देंगे जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। 470 की तरफ हम देखेंगे ही नहीं। क्लियर है ये बात? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ना? तो ये याद रखना, पास की कोई डिटेल नहीं आती, फेल की डिटेल आती है। और फेल होने की दो वजहें हैं, या तो कोई एक्सेप्शन या तो एसर्ट की वजह से, और दोनों केस में डिटेल आएगी। और ये याद रखना है कि जब वो स्टेप फेल हो जाएगा, वो असर्शन फेल होगा या वो स्टेप फेल हो गया, तो आगे के स्टेप नहीं चलेंगे। उसे क्या कर देगा, वहीं उस सिनेरियो को वहीं बंद करके अगले सिनेरियो पे जंप कर जाएगा, अगले को चलाना क्या करेगा, शुरू करेगा। इसी वजह से इसको बोलते भी हैं, जो एसर्ट हम यूज कर रहे हैं इसे बोलते हैं हार्ड एसर्ट। क्या बोलते हैं? हार्ड एसर्ट। हार्ड एसर्ट का मतलब ही यही होता है कि अगर ये फेल हो जाए तो आगे उस सिनेरियो के आगे के स्टेप्स को, आगे की चीजों को चलाना नहीं है, अगले सिनेरियो को चलाना। ऐसे ही एक होता है सॉफ्ट एसर्ट। सॉफ्ट एसर्ट ऐसा एसर्ट होता है अगर वो फेल होता तब भी आगे के स्टेप्स चलाता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, सॉफ्ट एसर्ट। और इसका नाम क्या है, हार्ड एसर्ट है, क्योंकि ये जब चलता है, फेल होता है, तो उस सिनेरियो को वहीं पे क्या कर देता है, बंद कर देता है, और आगे के स्टेप्स को नहीं चलता। बोलो। हाँ हाँ, उसमें लिखा रहेगा यही सिनेरियो, ये है स्टेप ये है, इसके सामने ये है। चलो दिखा देते हैं अभी। तो बोलो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कब फेल होगा और कब फेल होने की दो कंडीशन है। नंबर एक, या तो एक्सेप्शन या तो असर्शन की वजह से अगर कुछ गड़बड़ होगा तभी फेल होगा। और याद रख लेना, जब फेल होगा तो आगे के स्टेप्स चलेंगे नहीं, ठीक है। और डिटेल आएगी, लेकिन जब फेल होगा तो डिटेल आएगी। हाँ, ये एसर्ट को ही क्या बोल, एसर्ट का मतलब भी क्या होता है, सिनोनिम है। एसर्ट, टेस्टिंग, वेरीफाई, वैलिडेट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। देखो, पहली बात तो सॉफ्ट एसर्ट तुमको यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा नहीं, इसमें जेईई में। इसके लिए टेस्ट एनजी रनर यूज कर रहे होते तो वहाँ मिलता। और कब हार्ड एसर्ट करते हैं, कब सॉफ्ट एसर्ट करते हैं, वहाँ हम बताएंगे। वैसे ये जान लो, जब तुम्हें ये लगता है कि ये असर्शन फेल, ये चीज़ फेल हो जाए तो आगे चलाने का मतलब नहीं है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, हार्ड। जैसे हमें लगता है हमने एक असर्शन लगाया कि भैया लॉगिन होने के बाद होम पेज के लिए असर्शन लगाया, मान लो होम पेज वाला असर्शन क्या हो गया, फेल हो गया। अब बताओ आगे स्टेप चलने का मतलब है, अरे जब लॉगिन हुआ नहीं, होम पेज आया नहीं, तो आगे के स्टेप क्या चल देंगे, नहीं चल देंगे ना। तो ऐसी जगह पे क्या चलाओ, हार्ड एसर्ट। लेकिन मान लो तुम अकाउंट बना के सेव करते हो, अगले पेज पे वेरीफाई करते हो, जो अकाउंट में 10 इंफॉर्मेशन डाली थी 10 आ रही है कि नहीं। अब 10 में से मान लो एक 10 के लिए तुमने क्या लगा दिया, 10 लाइन असर्शन की डाल दी। मान लो दूसरा जो फील्ड है उसकी वैल्यू गलत आ गई, लेकिन इससे क्या तीसरे पे फर्क पड़ता है? तो वहां क्या लगा सकते हो, साफ कि भैया ये फेल हो जा रहा है, तब भी आगे चलाओ, आगे की चीजें टेस्ट करो, क्योंकि इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जनरली हम बताएं, हम लोग यूज करते हैं क्या, हार्ड एसर्ट। कि फेल हो जाए तो बंद करो, हम अब देखेंगे मैनुअली, और हम खुद ही मैनुअली चेक कर लेंगे कि क्या फेल हो रहा है और क्या फेल नहीं। ठीक है, ये जो असर्शन है ये क्या है, हार्ड एसर्ट। तो ये क्लियर हुआ। याद रखना, इसका यूज करके ही टेस्टिंग करनी है अब से, हमें इफ एल्स लगा के अब से करना नहीं। अच्छा, और एक बात बताएं, जावा में शायद रिंकू सर बताए होंगे, हम भी बताए होंगे आपको कि एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन होता है और एक क्या होता है, एरर होता है।
सबसे टॉप पे होता है थ्रोएबल, याद रखना ये हायरार्की, सबसे टॉप पे होती है क्लास क्या, थ्रोएबल। थ्रोएबल क्लास एक्सटेंडेड होती है दो अलग अलग क्लासेस, एक एक्सेप्शन में और एक एरर में। और वो एक्सेप्शन जो क्लास होती है वो एक्सेप्शंस में एक्सटेंडेड होती है। कौन से एक्सेप्शन, सारे एक्सेप्शन, चाहे नो सच एलिमेंट हो, चाहे एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल हो, चाहे नल पॉइंटर हो, चाहे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो, कोई भी एक्सेप्शन होगी वहाँ पे कौन सी क्लास एक्सटेंडेड होती है, एक्सेप्शन क्लास। तो सबका पेरेंट कौन है, थ्रोएबल। थ्रोएबल के दो चाइल्ड, एक्सेप्शन और एरर। तो जानते हो जब ये असर्शन फेल होता है तो एरर आती है, क्या आती है, एरर है ये हाँ, सर्ट डॉट करके कुछ यूज करते हो ना, कुछ फेल होता है तो एक्सेप्शन नहीं आता, क्या आती है, एरर आती है। इसको एरर बोलते हैं, इसको एक्सेप्शन नहीं बोलते। अच्छा ये बताओ, ये एक्सेप्शन था ना ऊपर वाला, तभी तो ट्राई कैच से हैंडल कर दिया, हैंडल हो गया ना। इसको जरा ट्राई कैच से हैंडल करो, ट्राई लिखा और क्या लिखा, कैच, और क्या लिखा, एक्सेप्शन। अब चलाओ, कई बार चल रहा है क्या ये, चलो जो भी हो फाइनली चल गया ना। क्या हुआ, अच्छा 15 नहीं किए हैं, कहाँ गया ये तो वैसे भी पास होगा, अब गड़बड़ होगा ना। अब चलाओ, चल गया ना, देख रहे हो, अब भी इसको फेल ही बता रहे हो। कहाँ गया, यही है, कहाँ पे है एज भाई, ये अच्छा, ये देखो ट्राई कैच उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया था ना, क्योंकि लेकिन क्यों नहीं हैंडल कर पाया, रीज़न ये है क्योंकि ये एक यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आया, यहाँ क्या आई, एरर आई। शायद अगर यहाँ तुम क्या लिखते, एरर लिखते, तब हैंडल करता है, बिल्कुल एरर। देखो अब दोनों बता रहा है क्या, पास, देखो पास बता रहा है कि नहीं, लेकिन यार हम लोग ये करते नहीं है, ऐसे कर दोगे तो पता चला एरर आई और तुम्हें यहाँ देख के पता ही नहीं चलेगा, तो तुम तो कहोगे सब पास है, सब सही चल रहा है। इसलिए जनरली हम ऐसा करते नहीं है। हाँ, हैंडल तो हो जाएगा उससे, हैंडल तो हो जाएगा, लेकिन तुम उसे एक्सेप्शन से हैंडल नहीं कर सकते। किससे करोगे, एरर से हैंडल करोगे। या एक चीज़ और बताएं, इन दोनों का पेरेंट कौन है, थ्रोएबल। थ्रोएबल ऐसा है जो दोनों को हैंडल कर सकता है, एक्सेप्शन को भी और एरर को भी, क्योंकि थ्रोएबल दोनों का क्या है, पेरेंट। ठीक है, लेकिन हम ये लगाते नहीं है यार, ये लगा दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, पता चला चीज़ फेल हो रही है और वो दिखा रहा है क्या, पास। जब पास दिखाएगा तो हम उसकी तरफ झाँकेंगे भी नहीं, तो एक डिफेक्ट हमसे क्या होगा, मिस हो जाएगा ना। इसीलिए ऐसी गलती हम लोग करते नहीं है। तो ये क्लियर हुआ, तो
तो ये याद रख लेना, अब से जहाँ जहाँ भी तुमको वैलिडेशन करने हैं हर जगह किसका यूज़ करोगे, एसर्ट का यूज़ करोगे। और जो हार्ड एसर्ट, सॉफ्ट एसर्ट होता है ना, यही सॉफ्ट एसर्ट जब ट्राई कैच करके थ्रोएबल करके उसे क्या कर देते हैं, हैंडल कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एसर्ट। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि क्या बताता है, पास बताता है, जो कि इसे बताना नहीं चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात है, इसके साथ तो ढंग से ये काम नहीं करता। सॉफ्ट एसर्ट जो उसका है टेस्टनजी का, उसमें ऐसा ऑप्शन होता है कि वो हैंडल करके आगे भी बढ़ता है लेकिन रिपोर्ट में फेल भी दिखाता है। प्रिंट कराओगे लेकिन प्रिंट कहाँ होगा, कंसोल पे होगा ना, इसमें प्रिंट नहीं होगा। कंसोल की चीज़ का क्या भरोसा, कंसोल में तो एक लिमिट होती है, छपता रहता है, बाद में पुराना हटता रहता है, नया आता रहता है, उसकी एक लिमिट होती है। 200-400 लाइन लिख लेगा, 200-400 लाइन के बाद ज़्यादा प्रिंट कराओगे तो पुराना हटाता जाएगा, नया रखता जाएगा। और कंसोल के भरोसे हम नहीं रहते, क्लिप्स बंद हो गया तब कंसोल गायब। लेकिन ये रिपोर्ट की फाइल जो रहती है ये तो हमेशा रहती है ना। तो ये आपको क्लियर हुआ, तो याद रखना इसी का यूज़ करना है। और तब भी कोई पूछे कि अगर हमें एरर हैंडल करना हो, कि हम चाहते हैं एरर आए तब भी नल के सर्शन आने के बाद भी आगे चले, तो तुम यही कहना कि सर हम चाहो तो क्या यूज़ कर सकते हो, ट्राई कैच में थ्रोएबल डाल दो, वो एक्सेप्शन भी मैनेज कर लेगा और एरर दोनों मैनेज कर लेगा। ठीक है, क्या करें, एक्सेप्शन ही तो है, ये एक्सेप्शन ही तो है, और क्या है ये सर्ट से ही वर्ड बना है क्या, एक्सेप्शन। उसकी स्पेलिंग में क्या है, ASSERTION हो गया क्या, एक्सेप्शन। तो पूछते हैं लोग एक्सेप्शन कहाँ कहाँ लगाएगा, मतलब वही वैलिडेशंस कहाँ कहाँ लगाएगा। ठीक है, तो ये क्लास याद रखना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स ही हैं, 13-14 मेथड तो किसके हैं, एसर्ट इक्वल्स के हैं। देखो ध्यान से, एक मेथड और भी दिख रहा होगा, एसर्ट एरे इक्वल्स। जानते हो तुम एरे भी भेज सकते हो दो, और उस एरे की पूरा वैल्यूज को ये पूरा एक एक करके क्या कर लेगा, मैच, और फिर बताएगा कि पूरा एरे मैच कर रहा है कि अगर एक भी वैल्यू इधर उधर हुई दोनों में तो क्या बताएगा, फेल बताएगा। एक मेथड इसका और इम्पॉर्टेंट मेथड है एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू। देखो एक ये भी है, एसर्ट नॉट इक्वल्स। ये कब हम, कई बार हमारे लिए ये होता है कि वैल्यू मैच नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लो 10 प्रोडक्ट थे, हमने 2 और ऐड कर दिए, तो प्रोडक्ट कितने हो जाने चाहिए, पहले 10 थे अब कितने हो जाने चाहिए, अब वहाँ दिखाएंगे 12। तो हमें ये मैच करना होता है कि जो पहले प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ रहे थे और अब जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं दोनों मैच नहीं करने चाहिए। तो उसके लिए कौन सा यूज़ करोगे, एसर्ट नॉट इक्वल्स। ये तब फेल बताएगा जब दोनों मैच कर जाए, और तब पास बताएगा जब दोनों मैच नहीं करेंगे। ऐसे एक होता है एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू। क्या होता है, एसर्ट ट्रू। इसमें बस भेजना पड़ता है, अगर ट्रू भेजोगे तो पास हो, मैच कर वो हो जाएगा, पास हो जाएगा एसर्शन, फॉल्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एसर्ट ट्रू मेथड क्या एक्सपेक्ट करता है कि ट्रू होना चाहिए। अगर वहाँ ट्रू आया है तो पास, नहीं आया है तो क्या, फेल। इसीलिए देखो ध्यान से, इस एसर्ट ट्रू मेथड के अंदर 2 पैरामीटर नहीं होते, सिर्फ कितने होते हैं, एक ही, वही बूलियन वैल्यू होती है। अगर वो ट्रू है तो पास हो गया, अगर वो फॉल्स है तो क्या हो गया। और एक और भी एसर्ट ट्रू है ना, देख रहे हो यहाँ ओवरलोडेड दिख रहा होगा, एक आर्गुमेंट और है, बड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन देखना रिकॉर्डिंग में दिख रहा है, स्ट्रिंग मैसेज है। कई बार हम चाहते हैं एसर्शन के साथ साथ मेरी तरफ से क्या चला जाए उसमें, मैसेज। तो मैसेज जो भेजोगे एसर्शन के आगे वो मैसेज भी दिखा रहे हैं। जैसे हम, जैसे 10 और 15 आ रहा था, मान लो हम प्रोडक्ट मैच कर रहे थे, तो हम लिखते हैं मैसेज में वेरीफाइड प्रोडक्ट काउंट, तो मैसेज वहाँ आएगा एक्सपेक्टेड 10, एक्चुअल 15, और डिटेल में आ जाएगा स्टेप का वो एसर्शन का नेम क्या, कि वेरीफाइंग प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट नंबर क्या, प्रोडक्ट काउंट, इस तरह से। और ये वाला चाहो तो देख लो, जैसे यहाँ देखो ये हटा दें कैच,
अच्छा यहाँ देखो, अब ये क्या होगा, यहाँ मैसेज भेज दें, देखो वेरी फाइन प्रोडक्ट क्या काउंट। अब रन करो जरा, तो फेल तो होगा ही, लेकिन फेल में देखना ये मैसेज भी आएगा। कंसोल पे नहीं देखो, कंसोल पर लेके करोगे भी, कहाँ गया ये, फेल भी हो रहा है और फेल में ये डिटेल आ रही है, क्या वेरीफाइंग प्रोडक्ट काउंट एक्सपेक्टेड, ये है 15 और एक्चुअल क्या है 10। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके एसर्ट हो गए, एसर्शन। ठीक है, और कल तो दोस्तों बता दिया था ना, कल कहाँ पे क्लास छोड़ी थी, किस जगह, क्या बता रहे थे? अच्छा रिपोर्टिंग बता रहे थे ना, तो देखो रिपोर्ट भी जनरेट होगी, पास फेल कैसे होगा ये तुमको दिमाग में रखना है। क्या करो, अच्छा जेसन वाली रिपोर्ट चाहिए तो ये देखो, इसका नाम रख देते हैं .html की जगह क्या .json, और HTML की जगह लिख देते हैं क्या JSON। अब चलाओ, चल गया ये भी, और आ जाओ अब कहाँ पे, इसके टारगेट में देखो जेसन आ गया ना, इसको ओपन करें, वैसे इसको भी ब्राउज़र पे ओपन करेंगे थोड़ा साफ सुथरा दिखाई देगा, वैसे नोटपैड पे भी ओपन हो जाता है ना। चलो फायरफॉक्स पे ओपन कर दें, वैसे आए इस तरह से कि कब स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है, एरर मैसेज क्या है, इस टाइप की सारी डिटेल आई। तो जेसन में भी आ सकती है, और किस में आ सकती है HTML में। हाँ ये है, सब कुछ लिखा रहेगा जो जो कर रहे हो, जो जो डिटेल आएगी। इसका यूज क्यों करते हैं मालूम है, पहले ये समझो इसका यूज क्यों करते हैं। HTML रिपोर्ट तो ये देता है, जेसन रिपोर्ट देता है, तुम्हें पता है जेसन से रीड करना डेटा आसान है, तुम लोग को एक टेस्ट में दिखाया गया था ना कि जेसन से जेसन ऑब्जेक्ट बना के डेटा क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ये बंदा तब यूज करता है कभी भी जेसन वाली रिपोर्ट, जब उसको अपनी रिपोर्ट को, जैसे कई बार मेरा क्लाइंट कहता है कि हमको रिपोर्ट HTML में नहीं चाहिए, PDF में चाहिए। इसमें चाहिए PDF में। अब PDF में कैसी रिपोर्ट आएगी, कुकुम्बर तो बना के देता नहीं, लेकिन कुकुम्बर जेसन में तो दे रहा है ना। तो हम इसके बाद एक ऐसा कोड लिखते हैं जो जेसन को क्या करता है, रीड करता है, जेसन में से डेटा निकालता है और फिर PDF में डेटा डालता है। PDF में कैसे डेटा डालोगे, अपने आप नहीं जाएगा, उसके लिए वो होता है एक API है, अलग से कई APIs हैं इसके लिए, कई जार्स हैं। जैसे एक जार है जिसका नाम है PDF बॉक्स, ऐसे और भी बहुत से जो PDF में से रीड एंड राइट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोग PDF बॉक्स या किसी ऐसे का यूज करके इसका जेसन से पहले डेटा क्या करते हैं, रीड करते हैं, और वेरिएबल्स में जो डेटा आता है उसको PDF में क्या करवाते हैं, राइट करवाते हैं, तो PDF रिपोर्ट बन जाती है। ये है इसलिए है कि रिपोर्ट को रीड करके अपने हिसाब से, फिर इसके बाद चाहो तुम, अगर मेरा क्लाइंट कहते नहीं भैया हमें रिजल्ट किसमें चाहिए, एक्सेल में चाहिए, हमें रिपोर्ट किसमें चाहिए, एक्सेल में चाहिए, तो HTML दे रहा है। HTML से रीड करना आसान काम नहीं है, उसमें तो दुनिया भर का है भाई। HTML में क्या होगा, टेबल TDT या दुनिया भर के ड्रामे होंगे ना, लेकिन जेसन में क्या होता है, प्योर डेटा होता है। तो जेसन से डेटा रीड करके
एक्सेल में डेटा क्या करवा देते हैं, किसी भी एपीआई का यूज़ करके या किसी जार का यूज़ करके एक्सेल में डेटा क्या करवा देते हैं, राइट करवा देते हैं, और वही एक्सेल रिपोर्ट उसको क्या करते हैं, भेज देते हैं। ये इसलिए है कि अपने हिसाब से कस्टमाइज रिपोर्ट बनाने के लिए ही हम लोग जेसन आउटपुट का इस्तेमाल जेसन रिपोर्ट का करते हैं। हाँ तो पीडीएफ बॉक्स है, और एक ही नहीं है भैया, बहुत बेहतर है। ना कन्वर्ट करने के लिए नहीं है, हम पीडीएफ बना सकते हैं कि पीडीएफ में क्या कॉलम रहे, पीडीएफ में टेबल रहे, पीडीएफ में क्या लिखें। जब तुम हाथ से पीडीएफ बनाओगे या कुछ करोगे तो कोड से बन जाएगा। ना हाँ, उसको भी रीड कर सकते हैं, और नया पीडीएफ बना के पीडीएफ में राइट भी करवा सकते हैं। पीडीएफ बॉक्स है और ऐसे बहुत है, अगर तुम ऐसे डालो, बस इतना लिखो पीडीएफ जावा एपीआई डाल दोगे तो 72 दिखाएंगे, वैसे वहाँ पे भी डाल दोगे, अरे अब मेवन वालों में डाल दोगे, मुझे पीडीएफ बॉक्स देखो अपाचे वालों का फेमस है, ये ऊपर ही आ गया, और नीचे 72 मिलेंगे यार, और उसमें एमवीएन रिपोजिटरी में जाके डाल दो पीडीएफ ना, तो वहाँ बहुत मिलेंगे। देखो एक आई टेक्स्ट करके होता है, एक एपीआई, एक पीडीएफ बॉक्स तो है ही, और ऐसे बहुत से दुनिया भर के मिलेंगे पीडीएफ की जावा। तो पीडीएफ फाइल बनवा भी सकते हो यार, जो तुम्हारी रिपोर्ट है वो किसमें जाएगा, पीडीएफ में। पीडीएफ बॉक्स का यूज़ ज़्यादा मुश्किल थोड़ी ना होगा, देखोगे सैम्पल कोड मिल जाएगा उनका, आसान सा होगा। पीडीएफ बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाते होंगे, फाइल क्रिएट करते होंगे, फिर मैसेज डालते होंगे, सारा मैसेज डाल के वो पीडीएफ बना देंगे। अब यही सारी इन्फॉर्मेशन अगर तुम रीड कर लो, जो यहाँ दिख रही है, जो यहाँ दिख रही थी जेसन में, कौन सी, ये वाली की वैल्यू उठा के अपने हिसाब से जैसे राइट करवाना है वैसे राइट करवा दो। क्लियर है ये? ठीक है, ये तो हो गया क्या तुम्हारा असर्शन से रिलेटेड। ठीक है, और एक चीज़ छोटी सी सोचना बता दें आप लोगों को, जिसकी भी कई बार ज़रूरत पड़ती है, टाइम से रिलेटेड चीज़ है। अच्छा, स्नैपशॉट लेना तो आपको सिखाया गया, तो उसमें टाइम भी जोड़ा गया था, डेट। वैसे एक चीज़ ये जान लो, कोड लिख रहे हैं, देखो कई बार हम लोग इसका बड़ा यूज़ करते हैं। कई बार जैसे हमें निकालना होता है कि मेरे सिस्टम पे डेट आ रही होती है, हमें चेक करना होता है वही डेट होनी चाहिए जो करंट डेट है, तो कैसे करो? तो उसके लिए याद रखना, एक बहुत फेमस क्लास है जावा की जिसका नाम है सिंपल डेट फॉर्मेट। क्या नाम है? सिंपल डेट फॉर्मेट। देखो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिंपल डेट फॉर्मेट एक क्लास है, इसके अंदर 4 कंस्ट्रक्टर है। एक है बिना आर्गुमेंट वाला और एक है आर्गुमेंट वाला। आर्गुमेंट वाला स्ट्रिंग मांग रहा है। स्ट्रिंग में क्या मांगता है मालूम है? पैटर्न। अरे डेट 10 तरीके से आती है ना, कि MMDDYY चाहते हो, कि DDMMYY चाहते हो, घंटा मिनट सेकंड चाहते हो कि नहीं चाहते हो, AM PM में चाहते हो कि नहीं चाहते हो, डेट स्लैश से सेपरेटेड रहे कि अंडरस्कोर से रहे कि हाइफन से रहे, घंटे और मिनट कोलन से रहे, कैसे रहे, ये पैटर्न तुम बताते हो, उसी हिसाब से ये डेट देता है। और अगर पैटर्न नहीं बताते हो तो जो बाय डिफॉल्ट पैटर्न है वो देता है। तो चलो हम लोग पैटर्न बता के देखते हैं। बताओ, डेट देना है ना। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे जैसे ऐसे है। अब जैसे मंथ कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। अगर मान लो MMDDYY है, वैसे अक्सर हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं इंडिया में क्या, DDMMYY, बट दुनिया में चलता है क्या मालूम है? MMDDYY अक्सर दुनिया में इस्तेमाल करती है। दुनिया किसे इस्तेमाल करती है? सॉफ्टवेयर्स में अक्सर तुम्हें ऐसा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं बाहर वालों के लिए होते हैं, तो वहाँ डेट अक्सर हमेशा क्या होगा? MMDDYY में होगा। पहले मंथ होता है, फिर डेट होता है, फिर क्या होता है? ईयर। चाहे जैसे वैसे तुम्हारे ऊपर, चाहे जैसा बनाओ। अगर मान लो को डेट ही पहले चाहिए तो हम लिखेंगे DD। DD का मतलब क्या हुआ? डेट। अगर हम अगर ऐसे चाहते हैं, इससे सेपरेट करना चाहते हैं तो स्लैश लगा दिया, फिर लिख दिया क्या?
लेकिन ये ध्यान रखना है डी स्मॉल में लिखना है और MM कैपिटल में। फिर 4 अक्षर का होते हैं ना ये हमारे 2023 2024 जो भी है वाई। फिर क्या है स्पेस अगर देना चाहते हो दोगे तो आएगा, नहीं दोगे तो नहीं आएगा। फिर हम घंटे चाहते हैं HH, फिर मिनट चाहते हैं MM, फिर हम सेकंड्स चाहते हैं SS, फिर अगर हम मिली सेकंड चाहते हैं तो जैसे हमने लिख दिया .SSS तो आएगा 5 दशमलव इतना मिली सेकंड। जैसे अगर 15 सेकंड इतने मिली सेकंड हुए तो मिली सेकंड में टाइम देगा। अब इसको सिंपल डेट फॉर्मेट का क्या बना दो ऑब्जेक्ट, चाहो तो इसको इसमें भी रख सकते हो, लेकिन एक बात और आज से जान जाओ कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है डेट फॉर्मेट। क्या नाम है? डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट को एक्सटेंड किया गया है कहाँ? सिंपल डेट फॉर्मेट। तो डेट फॉर्मेट पेरेंट है, सिंपल डेट फॉर्मेट क्या है? चाइल्ड है। तुम्हें पता है ना चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। डेट फॉर्मेट चलो DF नाम में रख लिया, और इसके बाद इसका DF क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है क्या? फॉर्मेट। और ये आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? डेट क्लास का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है? डेट क्लास का। तो हम यही लिख दे रहे हैं क्या? न्यू डेट। इससे क्या करेगा? देखो दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक आ रहा है java.sql, एक आ रहा है java.util। यूज करना है आपको कौन सा? java.util। और तुमको ये स्ट्रिंग में दे देगा डेट। और चाहो तो इसे चेक करके यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दें और रन डिबग कर देते हैं। प्रिंट नहीं किया कोई बात नहीं, हमने डिबगर लगा दिया है ना, यहाँ पे आ गया है। अब ले जाओ डेट पे 06/10/2023 1:25 44 सेकेंड 572 मिली सेकेंड। ठीक है। अच्छा अगर यही एक डी दे दो तो जानते हो क्या होगा? अगर डेट आज 6 तारीख है तो 06 नहीं लिखेगा, सिर्फ 6 लिखेगा। अगर 15 तारीख है तो 15 लिखेगा, लेकिन अगर 6 तारीख है, एक अक्षर की तारीख है, तो उसके साथ 0 अपने आप लगाएगा। अगर DD लिखते हो, D लिखोगे तो नहीं लगाएगा। चलो फिर से सेव कर देते हैं। अब देखो इस तरह से आ रहा है ना, ये स्लैश 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 लगा रहा है। अगर हम ऐसे कर दें अब कैसा देगा? अब अंडरस्कोर से सेपरेटेड रहेंगे। देख रहे हो? एक चीज और इसकी देखो, अगर हम ये लिख दें डबल M के बजाय क्या लिख दें? ट्रिपल M। अब देखो क्या होगा? OCD लिखेगा 3 अक्षर। अगर हम इसी में 4 अक्षर लिख दें तो पूरा लिखेगा। मतलब जैसे डेट चाहिए, क्योंकि जगह जगह अलग अलग ढंग से डेट चाहिए होती है ना। किसी सॉफ्टवेयर में ऐसे डेट लिखी है, कहीं वैसे लिखी है। हमें कई बार मैच करना पड़ता है ना कि वहाँ डेट आ रही है, उसको मैच करो, यही डेट है या नहीं। तो उनके फॉर्मेट में हमें भी तो अपना एक्सपेक्टेड देना पड़ता है। फिर उनका एक्चुअल लेते हैं और फिर क्या करते हैं? दोनों को मैच करते हैं। अच्छा इसी में वैसे ये टाइम इसमें दे रहा है, AM PM में दे रहा है ना, लेकिन लिख रहा है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि 1 बजे दिन की बात कर रहा है कि 1 बजे रात की। उसके लिए होता है यहाँ लिख दो क्या? लास्ट में A। अब देखो कैसे बताएगा? दिन नहीं लिखेगा, अब लिख देगा अब PM। A को PM नहीं, A का मतलब है AM PM जो होगा वो बताएगा। अभी डेट अभी 1 बजे PM चल रहा है ना, 12 बजे,
हाँ, अब कल रात को 12 बजे के बाद अगर यही कोड चलेगा तो टाइम क्या बताएगा? AM। हाँ, AM PM ऐसे होता है ना, आफ्टर मेरिडियन पास्ट मेरिडियन करके, तो उसी टाइप का ये है। AM PM के लिए है, ए वर्ड बस लिखना है, उसी से जैसा टाइम चल रहा होगा, AM चल रहा होगा तो AM बताएगा, PM चल रहा होगा तो PM चल। क्लियर है? अच्छा, एक बात और जान लो, इसी में कई बार हम एक चीज़ का और इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं टाइम जोन। जैसे दुनिया में हर जगह क्या है, अलग अलग टाइम जोन है ना, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो टाइम उनको मिलता है ये क्या है? ये IST है, इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है? पाकिस्तान का टाइम देखोगे तो वहाँ PST है, जो भी होगा उनका पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तभी देखो इंडिया पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में कोई मैच होता है तो उनका आधे घंटे का अंतर होता है। हमारा शायद 12 बज रहा होता है और उनका, उनकी घड़ी जब दिखाता है, कभी कभी मैच में देखो स्टेडियम में जो घड़ी लगी रहेगी वो 11:30 उनके लिए दिखा रहा है। ऐसे ही जो देश बड़े हैं वहाँ एक ही देश में कई टाइम जोन होते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका भाई उसमें एरिया में इंडिया से काफ़ी बड़ा, तो वहाँ 3-4 टाइम जोन्स हैं। जैसे EST है, क्या है? EST है, IST नहीं, EST है, एक वो है, पैसिफिक टाइम जोन है। एक क्या है? EST, वो EST है, हाँ EST है, PST है, वही मतलब पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम है। EST मतलब ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, और उनके यहाँ एक CST भी है। मतलब उनके यहाँ ऐसा होता है अमेरिका में कि एक स्टेट में 2 बज रहा है तो किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है 3 या 4 बजे। इंडिया में ऐसा नहीं होता, लगभग हर जगह क्या होता है, टाइम क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। अब अगर रसिया की बात करोगे, वो इतना बड़ा है रसिया कि अकेले उस देश में 11-12 टाइम जोन। ठीक है? और हम लोगों को बड़ा, जब जॉब करते हैं तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है टाइम जोन का, अदरवाइज मेरी मीटिंग छूट जाएगी। अक्सर काम तो हम उन्हीं के लिए करते हैं। अब वो 10 बजे बोल रहे हैं तो हमें दिमाग चलाना पड़ता है। वैसे वो लिखते हैं कि 10 बजे मीटिंग होगी, अक्सर वो लिख देते हैं, मीटिंग में लिखा रहेगा 10 EST। अब पता चला हम सोच रहे हैं हमारा 10 बजे है, तो पता चला जबकि 10 उनके 10 बजे की बात हो रही थी। इसलिए टाइम जोन को बड़े ध्यान से देखते हैं। अगर शुरू में याद नहीं रहता है, कौन याद करे, तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे गूगल पे लिखोगे EST टाइम नाउ, तो बताएगा EST में कितना बज रहा होगा। जैसे वैसे 9.5 घंटे का अंतर होता है, यहाँ कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है ना। उनके यहाँ मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही बज रहा होगा, मतलब 13:30, 2:30, मतलब कुछ उनके यहाँ 2-3-3-4 बज रहा होगा सुबह। उनके यहाँ सुबह का 3:30 बज रहा होगा, ऐसा कुछ टाइम बज रहा होगा। कितना बज रहा है? 4। उनके यहाँ 4 बार बज रहा होगा सुबह। और हमारे यहाँ कितना चल रहा है इस समय टाइम? तो हम लोग को इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज मेरी मीटिंग क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। वैसे तो आगे वही लोग हैं, लेकिन टाइम में हम लोग, ठीक है टाइम में हम लोग हैं, तो वैसे वो लोग हैं। तो टाइम में ये है कि हमारा, जैसे देखो हम लोग देख रहे हो, हमारे यहाँ 6 तारीख का बज रहा है क्या, दिन का डेट, और उनके यहाँ बज रहा होगा 6 तारीख का ही सुबह का 4। 9.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है? तो और वो भी कहाँ से, ये जो 9.5 घंटे का अंतर है वो EST टाइम जोन से है। अगर तुम्हारा क्लाइंट पैसिफिक उसमें बैठा हुआ है, या PST में बैठा हुआ है, या CST में बैठा हुआ है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जब भी किसी क्लाइंट कंपनी में जाते हैं तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा क्लाइंट किस लोकेशन में बैठता है, कहाँ नहीं बैठता, या जो मीटिंग की इन्वाइट्स आती हैं तो ध्यान देखते हैं कि भैया मीटिंग की इन्वाइट्स में लिखा होगा 10 EST या PST या CST लिखा होगा, और फिर उसके हिसाब से हम पकड़ते हैं कि इतने बजे रात को मीटिंग है या इतने बजे रात को मीटिंग नहीं। क्या उनमें इसलिए तो उनके साथ ये होता है, कई लोग ऐसा मिलेगा कि रात को पता चला यहाँ से निकले 9 बजे और वहाँ पहुँचे, आज 6 तारीख को रात को 9 बजे निकले, वहाँ पहुँचे, वहाँ पे भी अभी क्या हो रहा है, जबकि फ्लाइट थी 10 घंटे की, लेकिन घड़ी निकाल के देखते हैं तो अभी भी वहाँ 6 ही बज रहा है, और मतलब 6 ही तारीख है और टाइम 10 ही, मतलब लगेगा 1 घंटा हुआ है, जबकि टाइम कितना बीत चुका होता है, 9 घंटा। ये तो होता ही है। अरे ये छोड़ो, अब तो एक स्टैंडर्ड टाइम पूरी दुनिया में हो गया ना। अच्छी चीज़ और जान लो, एक टाइम और होता है, उसका नाम होता है UTC। वो यूनिवर्सल टाइम है, जहाँ से सबका टाइम नापा जाता है।
हम यूटीसी जो टाइम है जो है उससे हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। यहाँ देखो कैलेंडर वैलेंडर दिखता है, यहाँ दिखेगा IST जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ ब्रैकेट में लिखा रहेगा UTC 5:30। मतलब हम लोग जो स्टैंडर्ड टाइम है दुनिया का, जहाँ से टाइम नापा जाता है, वहाँ से हम लोग का टाइम 5.5 घंटे क्या है आगे है। जो अमेरिकन है वो 4 घंटे क्या है पीछे हैं, तभी हमारे उनके बीच में 9.5 घंटे का अंतर आ जाता। और सही बात है, जब तक ये टाइम नहीं आया था, टाइम जोन या ये कंसेप्ट नहीं आया था, एक यूनिवर्सल टाइम का दिक्कत नहीं आई थी, तो तब उस समय जो बिजनेस या किसी पर्पज से जो बाहर ट्रेवल करते थे वो बेचारे 2-2, 3-3 घड़ियाँ लेके चलते थे। वो अपनी घड़ी मिला के रखते थे उसी हिसाब से कि जब ये घड़ी चला रहा है, जब वहाँ पर पहुँचा सिंगापुर पहुँचे तो घड़ी निकाल के रखे और दूसरी लगा ली। तब इसीलिए तो फिर ये हुआ कि एक टाइम का एक स्टैंडर्ड कुछ बनाया जाए। तब 1967 की कोई डेट है, उस डेट से वो टाइम डिसाइड किया गया, शायद इटली या कहाँ पे एक जगह है वहाँ से उस टाइम को माना गया क्या है कि ये स्टैंडर्ड टाइम है, यहीं से अब हर चीज़ नापी जाएगी। कोई टाइम या तो आगे होगा या तो क्या होगा पीछे। क्लियर है ये बात याद रखने वाली। और अच्छी एक बात और जान लो, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, अमेरिका में एक कंसेप्ट और चलता है डे लाइट सेविंग का। जैसे जनरली अभी हम जैसे काम कर रहे हैं तो मेरा जब रात का 7:30 बजता है तो उनका सुबह का क्या बजता है 10 बजता है। तो उनकी जब सुबह 10 बजे की मीटिंग होती है तो हम जानते हैं मेरी मीटिंग कितने बजे है, शाम को 7:30 बजे, उस हिसाब से तैयार होकर बैठते हैं। लेकिन जब ये सर्दियाँ शुरू होंगी तो अमेरिका में टाइम को बदल देते हैं, 1 घंटा टाइम पूरे देश का ही वो पीछे कर देते हैं अमेरिका में। उसको वो लोग बोलते हैं डे लाइट सेविंग। तब ऐसा होने लगता है कि जब उनका 10 बजता है तब मेरा 8:30 बजता है। तब जो ये डिफरेंस है, जो कितने घंटे का डिफरेंस है, जो डिफरेंस 9.5 घंटे का है, वो डिफरेंस घट के फिर कितना हो जाता है 8.5 घंटे का। ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखनी पड़ती है कि भाई इस तरह से 9:30 से 10:30 का हो जाता है। 8:30 का किसका हो जाता है 10:30 का। जो मेरी मीटिंग अब 10 बजे हो रही, 7:30 बजे हो रही है ना, अब मीटिंग कितने बजे होनी शुरू हो जाएगी मेरी 8:30 बजे। और इस चीज़ का हम लोग ख्याल रखते हैं, अदरवाइज मीटिंग क्या हो जाएंगी हमारी, मिस हो जाएंगी ना। तो वो लोग अच्छा वो लोग टाइम बदलते क्यों हैं, क्योंकि उन लोग क्या ये कंसेप्ट है कि एक आदमी काम करने जा रहा है तो शाम को सूर्य डूबने से पहले वापस घर चला है। सर्दियों में जल्दी सूर्य डूब जाता है, इसीलिए वो पूरे देश की अपने घड़ी की 1 घंटे क्या कर देते हैं पीछे कर देते हैं कि आदमी मतलब जैसे लगता मतलब उसी मतलब सूर्य के रहते रहते ही वापस अपने घर पे वो पहुंच जाए। इसलिए उसको क्या बोलते हैं लोग डे लाइट सेविंग। ये नवंबर में किसी डेट से स्टार्ट होती है और लगभग फरवरी तक चलती है। फिर जब फरवरी में वो टाइम उनके यहाँ जब समर्स आना क्या होती है स्टार्ट होती है, जब विंटर्स खत्म हो जाती हैं तो फिर उनका टाइम क्या हो जाता है नॉर्मल। ये साइकिल हर साल इसी तरह से चलती है। और हम लोग ये सब पूरा ध्यान रखते हैं भाई टाइम जोन क्या है, कैसे है, नहीं है, नहीं तो हमारी मीटिंग क्या हो जाएगी, ठीक है, स्किप हो जाएंगी ना। क्या करें, हाँ उसका भी मिलेगा यार। अब ये देखो सारा हमें भी याद नहीं है, बस इसके लिए क्या करना है तुम्हें, ध्यान लिखो सिंपल डेट फॉर्मेट जावा क्या पैटर्न्स। वैसे इसके लिए यही होगा, जो DD लिख रहे हो ना वो DDD हो जाएगा। जहाँ भी जो साइट आ रही होगी देखो, ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, किसी भी साइट पे जाओगे दिखाएगा, ये पूरा पैटर्न से तुमको दिखा देंगे कैसे तुमको लेना। ये देखो ये बता रहा है। अच्छा सिर्फ तुमको 2 ही साल के 2 ही 2023 की जगह 23 चाहिए सिर्फ, तो वाई 4 बार कितनी बार लिखोगे 2 बार लिखोगे। देख रहे हो, और ये देख रहे हो, एग्जाम्पल्स भी देंगे किस तरह से आता है। वैसे कोई और साइट अच्छी होगी तो उसमें पूरा सैंपल सामने भी दिया होगा, देखोगे तो ये तुम्हें पैटर्न मिल जाएंगे। तो फ्राइडे लिखना है, या बहुत से लोग इससे कितना लिखते हैं 3 ही अक्षर लिखते हैं फ्राई। सैटरडे के लिए क्या क्या चाहते हैं भाई, मैं मतलब मुझे हाँ SAT चाहते हैं, पूरा सैटरडे नहीं चाहते, तो वो ऑप्शन भी मिलता है। ये सब कुछ छुपा हुआ है कहाँ, तुम्हारे इसी दिए गए पैटर्न। जैसा पैटर्न दोगे वैसा टाइम बन के आए।
3 बार कर दें? नहीं, उसका कुछ और होगा यार, आई थिंक, या तो शायद कैपिटल में तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ना भाई, ये तो क्या आ गया, 279 आ गया ना। शताब्दी वाला नहीं, हाँ, पूरे ईयर में 279वां दिन होगा ईयर का। ये साल का 365 दिन होते हैं ना, ये 279वां दिन होगा साल का, वो बता रहा। ठीक है, तो मतलब ये पैटर्न्स हैं, देखोगे तुम्हें मिल जाएंगे, जैसा पैटर्न, जैसे जिस फॉर्मेट में डेट चाहिए उस फॉर्मेट में ले लो। ठीक है, और याद रखो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन होगा तो वहाँ डेट्स वेट्स बहुत मैटर करती हैं कि सामान तुमने किस डेट पे परचेज़ किया, डिलीवरी में दिखा रहा 4 डेज, तो किस डेट में डिलीवर हुआ। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी होती हैं, मैच करनी होती है ना। तो वहाँ पे हमें ये डेट वेट चाहिए होती है, या कोई सॉफ्टवेयर फाइनेंस डोमेन का हो, बैंकिंग का हो, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस का हो। तो होता है ना कि इंश्योरेंस है 4 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा तो उसका स्टेटस कंप्लीट दिखाएगा, या मेच्योर दिखाएगा, नहीं है तो ये दिखाएगा, ऑनगोइंग दिखाएगा। तो हमें ये सब चेक करना होता है ना, तो हम लोग जगह जगह अलग अलग डेट डाल के भी चेक करते हैं स्टेटस। तो वहाँ पे हमें डेट को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत बहुत पड़ती है। अक्सर फाइनेंस डोमेन का कोई प्रोजेक्ट हो, या ई कॉमर्स हो, या इंश्योरेंस डोमेन का प्रोजेक्ट हो, बैंकिंग डोमेन का प्रोजेक्ट हो। बैंकिंग में होता है ना, बैंकिंग प्रोजेक्ट में होते हैं, उनमें PF को होता है, सारी क्या बोलते हैं उसे, FD होती है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इतने दिन पे देते हैं, वो देते हैं। तो सब कुछ हमें क्या करना होता है, हमें टेस्टिंग करनी होती है ना। तो ऑटोमेशन से हमें भाई टाइम एक्सपेक्ट है, हमें वहाँ से टाइम देना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग टाइम बनाते हैं। और भी ये भी एक चीज़ मिलेगी, और ये इतना जानो, सिंपल डेट फॉर्मेट और डेट फॉर्मेट जान गए एक चीज़। और एक क्लास है बहुत फेमस, कैलेंडर क्लास। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, कैलेंडर। एक क्लास और है उसका नाम क्या है, जोड़ा टाइम। ये सब क्या है, टाइम से रिलेटेड क्या है, क्लासेस हैं जावा में अलग अलग, जो टाइम से रिलेटेड मैनिपुलेशन करके टाइम, डेट, ईयर्स, ये वो सब देते। क्लियर है? तो चलो ये याद रखना। और ठीक है, चलो फिर इतना ही रखते हैं। तुम एक हद तक कुकुम्बर अब क्या हो गया, अब देखो 2 चीज़ बचती है। अब कुकुम्बर के साथ टेस्टेंजी को भी यूज़ किया जा सकता है। कुकुम्बर के साथ जैसे JUnit यूज़ कर रहे हैं, JUnit रनर, वैसे ही टेस्टेंजी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को पहले एक बार टेस्टेंजी, अब BDD अप्रोच एक बार देख लो ढंग से। और अब BDD अप्रोच को रखते हैं, अब TDD वाले अप्रोच पे चलते हैं। और टेस्टेंजी वहाँ पढ़ाते हैं, तब वहाँ पढ़ोगे तो टेस्टेंजी किसमें पढ़ोगे, डिटेल में। बाद में टेस्टेंजी को इस BDD के साथ क्या करेंगे, हाँ, मर्ज कर देंगे, फिर